न्याय व्यवस्था में हम स्वावलंबी थे, उत्पादन में और उद्योग में हम स्वावलंबी थे, और इसी तरह से गांव की चिकित्सा व्यवस्था चला करती थी। लगभग इस देश के हर गांव में कम से कम एक वैद्य होता था और हर 5 गांव में एक सर्जन होता था। ये 1860 तक की कहानी है भारत की। भारत के हर गांव में एक वैद्य जो जड़ी बूटियों से चिकित्सा करे, और हर 5 गांव के बीच में एक सर्जन जो जरूरत पड़ने पर सर्जरी करे। और सर्जरी गंभीर से गंभीर, जैसे किसी का कान कट गया, जैसे किसी की नाक कट गई तो कान को जोड़ देना, नाक को जोड़ देना, किसी के शरीर के अंग का कोई एक बड़ा हिस्सा गल गया, सड़ गया, जल गया, उस हिस्से को दूसरे जगह से चमड़ा उतार कर ट्रांसप्लांट कर देना, जिसको आज हम राइनोप्लास्टी कहते हैं अंग्रेजों की भाषा में, वो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग थी। हर 5 गांवों के बीच में एक सर्जन था इस देश में। हड्डी जोड़ने वाले हाड़ वैद्य हुआ करते थे, और वो हाड़ वैद्य तो अभी भी इस देश में दिखाई देते हैं। ऐसे बेहतरीन हाड़ वैद्य मैंने देखे हैं मेरी आंखों से कि गंभीर से गंभीर टूटी हुई हड्डी को दोनों हाथ से पकड़कर एक बार जोड़ देंगे और उसके ऊपर कोई लेप लगाकर पट्टी बांध देंगे, और 20-25 दिन से लेकर 3 महीने में वो पूरी हड्डी जुड़ जाएगी। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होता था जिसको गांव से बाहर चिकित्सा के लिए जाना पड़ता था। और बच्चों का जन्म कराना हो तो इसके लिए तो भारत में ऐसी अद्भुत व्यवस्था रही है कि हर घर की मां गायनोकोलॉजिस्ट से कम नहीं रही इस देश में। मैंने ऐसी माताओं को देखा है इस देश में, दक्षिण में, उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में, कि बच्चे का जन्म इतनी आसानी से करा देती हैं कि कोई अच्छा से अच्छा गायनोकोलॉजिस्ट नहीं करा सकता उस काम। स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होते हैं ना, उनको भी तकलीफ आ जाती है। ऐसी माताओं को मैंने देखा अपनी आंखों से बच्चों का प्रसव कराते हुए, और सब घर में लगभग ऐसी माताएं हुआ करती थी। एक घर में न मिले तो पड़ोसी के घर में तो आराम से मिला करती थी। तो बच्चों के जन्म हो या उनके दूसरे बीमारियां हो या बड़े होने पर बीमारियां हो, सब तरह की चिकित्सा व्यवस्था इस देश में थी। और जिन अंग्रेजों ने भारत की चिकित्सा व्यवस्था पर अभ्यास किया, जैसे एक बहुत बड़ा अंग्रेज था डॉक्टर बेंजामिन करके, एक डॉक्टर लैंकेस्टर जिसने शिक्षा और चिकित्सा दोनों पर अभ्यास किया, वो कहते हैं कि भारत की चिकित्सा व्यवस्था देखकर तो हम अभिभूत हैं कि ऐसी सुंदर, इतनी व्यवस्थित सारी चिकित्सा यहाँ चलती है। और अंग्रेजों ने जो सबसे बड़ी विशेषता बताई भारत की चिकित्सा व्यवस्था पर, वो ये कि किसी को 1 पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता बड़ी से बड़ी चिकित्सा कराने के लिए, क्योंकि संपूर्ण चिकित्सा निःशुल्क होती है इस देश में। तो आप बोलेंगे फिर वैद्यों का काम कैसे चलता था, सर्जनों का काम कैसे चलता था? उनका भी तो जीवन होता है, रोजी रोटी उनकी भी होती है। तो पता चलता है कि गांव के सब लोग मिलकर वैद्य जी का घर चलाते थे, गांव के सब लोग मिलकर सर्जन का घर चलाते थे, गांव के सब लोग मिलकर हाड़ वैद्य का घर चलाते थे। माने वैद्यों को, चिकित्सकों को अपनी उपजीविका के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती थी। जो भी उनके घर आता था कुछ ना कुछ लेके आता था, तो उससे उनकी व्यवस्था चलती थी। बहुत अद्भुत चिकित्सा व्यवस्था रही, और उसका कारण ये था कि हजारों किस्म की जड़ी बूटियां चूंकि इस देश में गांव-गांव में होती रहीं, इसलिए चिकित्सा व्यवस्था स्वावलंबी रही। इसी तरह से शिक्षा व्यवस्था हमारी संपूर्ण स्वावलंबी थी गाँव में। लगभग हर गाँव में एक गुरुकुल था, कोई गाँव में तो 2 गुरुकुल थे, कोई गांव ऐसे हैं जहां 3 गुरुकुल थे, लेकिन कम से कम एक गुरुकुल तो हर गांव में था। और गुरुकुल जब मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तो आज की तुलना में जब आप इसको समझने की कोशिश करें तो 12वीं कक्षा तक का विद्यालय, इसका मतलब था अंग्रेजों के आने के पहले का गुरुकुल। 12वीं कक्षा तक की शिक्षा आज जिस विद्यालय में दी जाती है, जिसको हम हायर सेकेंडरी स्कूल कहते हैं, वैसे इस देश में 7,32,000 से ज़्यादा गुरुकुल थे अंग्रेजों के आने के पहले। गांव लगभग 7.5 लाख थे
और गुरुकुल 7,32,000 थे। माने एक आध कोई गांव को छोड़ दिया जाए तो हर गांव में गुरुकुल थे। और गुरुकुल के ऊपर उच्च शिक्षा के लिए, उच्च विद्या के लिए कॉलेज स्तर के केंद्र थे, जिनको आज हम डिग्री कॉलेज कहते हैं और जिनको हम यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों मिलाएं तो ऐसे 14,000 केंद्र थे भारत में अंग्रेजों के आने के पहले तक, दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में। और जिसको आज हम साक्षरता की दर कहते हैं ना, ये साक्षरता की दर 97% थी पूरे भारत में, जो आज आज़ादी के 60 साल के बाद, 63 साल के बाद सिर्फ 50% है। अंग्रेजों के पहले साक्षरता 97% थी। अद्भुत शिक्षा व्यवस्था थी। एक आध ही गांव में कोई मिलता था जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता हो, सबको पढ़ना लिखना आता था। जो अंग्रेज आए हैं इस देश में, वो अपने देश से हमारी तुलना करते हैं इतिहास की किताबों में। कई अंग्रेज कहते हैं कि हमारे देश में तो सबसे पहला स्कूल 1868 में शुरू हुआ लंदन में, लेकिन भारत में तो उससे हज़ारों साल पहले से 7,32,000 से ज़्यादा स्कूल चल रहे हैं। वो कहते हैं हमसे ज़्यादा शिक्षा में भारत ऊंचा। तो शिक्षा में हम स्वावलंबी थे। गुरुकुलों में पढ़ाए जाने वाले विषय बहुत अद्भुत हुआ करते थे। आपके मन में एक गलतफहमी ये हो सकती है कि गुरुकुल का माने खाली संस्कृत पढ़ाई जाती होगी, गुरुकुल का माने खाली वेद और उपनिषद पढ़ाए जाते होंगे। गुरुकुल हमारे देश में इंजीनियरिंग के भी हुए हैं, जहाँ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, कंस्ट्रक्शन। गुरुकुल हमारे देश में एस्ट्रोफिजिक्स के हुए हैं, जो आज का आधुनिकतम शास्त्र माना जाता है। गुरुकुल हमारे यहाँ केमिस्ट्री के हुए हैं, गुरुकुल हमारे यहाँ सर्जरी के हुए हैं, गुरुकुल हमारे यहाँ मेडिसिन के हुए हैं, गुरुकुल हमारे यहाँ मेटलर्जी के हुए। मेटलर्जी जिसको हम धातु विज्ञान कहते हैं, धातु शास्त्र कहते हैं, सारी दुनिया में आधुनिकतम शास्त्रों में ये माना जाता है, उसके हमारे यहाँ सैकड़ों गुरुकुल रहे हैं। तो 18 से ज़्यादा विषय पढ़ाए जाने वाले गुरुकुल थे और हर गुरुकुल में संस्कृत, वेद और उपनिषद ये अनिवार्य था। इसलिए वेद सबको मालूम था, उपनिषद सबको आते थे और वेद के अलावा जो दूसरे शास्त्र हैं उनका भी ज्ञान सबको होता था। उसके साथ में एस्ट्रोफिजिक्स आती थी, एस्ट्रोनॉमी आती थी, मेटलर्जी आती थी। ये सब आधुनिकतम विद्याएं हमारे गुरुकुलों में पढ़ाई जाती रही। 175 साल तक पहले का भारत इतना अच्छा, स्वस्थ, समृद्ध, संपत्ति वाला, गांव-गांव स्वावलंबी, और 175 साल में इतना गड़बड़, इतना गिर गया। तो उसके गिरावट के पीछे का जो कारण है, वो कारण है अंग्रेजों के बनाए गए कानून और उनकी बनाई गई नीतियाँ। उन कानून और नीतियों के चलते हम नीचे तक गिर गए, गरीब, भुखमरी, बदहाली के शिकार हो गए। अब आता हूँ आज की बात पर कि अब हमको फिर हमारे देश के गांव स्वावलंबी बनाने हैं और नगरों को, शहरों को गांव के आधार पर खड़ा करना है। तो गांव स्वावलंबी हो जाएं तो हमारे शहर और नगर भी स्वावलंबी हो जाएंगे, और गांव और शहर स्वावलंबी हो गए तो भारत फिर से स्वावलंबी हो जाएगा। हमें हमारे देश की व्यवस्थाओं को फिर से स्वावलंबी बनाना है, किसी पर निर्भर नहीं होना। पर निर्भरता सबसे बड़ा अभिशाप है, जिसमें से सारे दुर्गुण निकलते। दुनिया के सारे समाजशास्त्री एक बात कहते हैं कि जिन देशों का स्वावलंबन चला जाता है उनकी आज़ादी कभी भी चली जाती है, और जिनकी आज़ादी चली जाती है उनका सब कुछ चला जाता है। उनकी समृद्धि चली जाती है, उनकी संपत्ति चली जाती है, उनका ज्ञान चला जाता है, उनका चरित्र चला जाता है, उनके ज़िंदगी से हर चीज़ खत्म हो जाती है जिनकी आज़ादी चली जाती है। और आज़ादी जाने का एक सबसे बड़ा कारण है परावलंबन, स्वावलंबन का खत्म होना। तो हम नहीं चाहते कि भविष्य में भारत की आज़ादी फिर चली जाए। हम नहीं चाहते कि हम अभी भी परावलंबी होकर जिए। हमने 200-250 साल अंग्रेजों का परावलंबन झेला है, अब इसको ज़्यादा दिन झेलने की हमें ज़रूरत नहीं है और गरज नहीं है। अपने समाज को स्वावलंबी बनाना, अपने पैरों पे खड़ा करना। अब अपने समाज को स्वावलंबी बनाना, पैरों पे खड़ा करना, तो ये शुरुआत गांव से ही होगी। क्योंकि अभी भी हमारे देश में आज़ादी के बाद 6,38,365 गांव हैं, तो गांव को ही पहले स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। शहरों की संख्या तो 680 है और गांव 6,38,365 है। तो 6,38,365 की तुलना में 680 तो बहुत छोटी संख्या है। अगर आप निकालेंगे तो 1% से भी नीचे निकलती है। तो शहर तो स्वावलंबी हो ही जाएंगे क्योंकि बहुत थोड़े हैं। गांव को स्वावलंबी हम बना लें, ये हमें काम करना पड़ेगा।
अब आप बोलेंगे जी गांव स्वावलंबी हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला काम हमें जो करना पड़ेगा कि गांव जिन कानूनों के चलते परावलंबी हुए हैं उन कानूनों को जड़ मूल से खत्म करना पड़ेगा। और ज़्यादा कठोर शब्दों में कहूँ तो इन सब कानूनों को आग लगा देनी पड़ेगी जिन कानूनों ने हमारे गाँव को परावलंबी बनाया। आप अगर मुझसे पूछेंगे कि गांव के परावलंबन को खत्म करने के लिए, स्वावलंबन बढ़ाने के लिए सबसे पहले कौन सा कानून खत्म होना चाहिए, तो मैं कहूंगा लैंड एक्विजिशन एक्ट सबसे पहले खत्म होना चाहिए। दूसरा कानून जो खत्म होना चाहिए वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। तीसरा कानून खत्म होना चाहिए गांव के स्वावलंबन के लिए इंडियन पुलिस एक्ट जो अंग्रेजों के समय के, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी। और मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि अंग्रेजों के समय के ऐसे 34,735 कानून हैं जिन्होंने हमारे गांव को जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, छोड़ते नहीं है वो गांव को स्वावलंबी होने के लिए। तो ये सब कानून हमें खत्म करने पड़ेंगे। यही भावना के साथ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि सारा देश इकट्ठा होकर देश के स्वावलंबन को बढ़ाए, स्वदेशी के मार्ग पर चलकर, और हम इस काम में सफलता पाएं, ऐसी ईश्वर से कामना के साथ आभार। बहुत धन्यवाद।